हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कवर किया सॉलिड के दो टाइप्स क्रिस्टलाइन और एमरफस के बारे में ब्रीफ स्टडी, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट सेल। अब मैं यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अब क्रिस्टलाइन के रेगुलर पैटर्न में पार्टिकल्स बना दिए हैं। अगर आपको क्रिस्टलाइन के बारे में नहीं पता तो आप पिछली वीडियो को देखकर उसे अच्छे से समझ सकते हैं। अब इन पार्टिकल्स को अगर हम एटम बोल दें, मतलब कि कोई एटम जो रेगुलर पैटर्न में हो वो भी कौन सा होगा, क्रिस्टलाइन। लेकिन अगर हम इनको मॉलिक्यूल बोल दें तो वो ऐसा कि कोई भी मॉलिक्यूल जो रेगुलर पैटर्न में लगे हों वो कौन से होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और कोई भी पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में हो तो भी वो सॉलिड क्रिस्टलाइन होगा। तो अब इस चैप्टर में इन तीनों को मिला के हमारे साइंटिस्ट ने नाम दिया लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। आज से इन पार्टिकल्स का नाम है लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। अब हम करते हैं यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल वो होता है जो पार्टिकल से बना हुआ सबसे छोटा रीजन होता है सॉलिड का। मतलब अगर मैं इस सॉलिड की बात करूं तो इसमें सबसे छोटा रीजन ये बन रहा है, सबसे छोटा एरिया कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ, यूनिट सेल। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या बनेगी, कैन बी defined as smallest 3D region whose repetition constitute a complete solid। इसका मतलब अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो इसमें लिखा हुआ है कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट रीजन, पर इसकी एक लाइन में है 3D। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ तो ये यूनिट सेल जो हमें 2D में दिख रहा है ये असली में ऐसा नहीं है, ये कुछ इस टाइप से 3D बना हुआ है। मतलब अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो ये क्या है, हमारा यूनिट सेल। जैसे कि मैं आपको सिर्फ ये वाला फेस दिखा पा रहा हूँ बोर्ड पर ये असली में एक 3D शेप है। तो क्या हुआ, कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट 3D रीजन हुज रिपीटिशन, मतलब कि जरूरी तो नहीं है कि उसमें एक ही यूनिट सेल है और एक ना हो, उससे ज़्यादा यूनिट सेल होने पर ही एक सॉलिड बनता है। अब यहाँ पर इतने सारे यूनिट सेल है तो उनसे मिलकर क्या बना, एक कंप्लीट सॉलिड। अब इस सॉलिड का नाम क्या होगा, आज से सॉलिड है ये। अब इससे इसका नाम जो है वो है लैटिस। या तो हम ओनली लैटिस कहें या हम क्रिस्टल लैटिस कहें और या हम स्पेस लैटिस कहें। सॉलिड को अब से हम पढ़ने वाले हैं लैटिस, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस के नाम से। तो यूनिट सेल की रिपीटिशन होने की वजह से, मान लीजिए एक मेरे पास यूनिट सेल है, यूनिट सेल के रिपीटिशन मतलब उसके साथ एक और यूनिट सेल, उसके ऊपर यूनिट सेल, मतलब कि उसकी लेयर्स बनी हुई है, उसके आसपास हर जगह यूनिट सेल हों, तो उनसे मिलकर क्या बनता है, लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। अब हम करने वाले हैं यूनिट
सेल के ब्रीफ में स्टडी। पर उससे पहले हम ये बता दें कि हम यूनिट सेल को ही क्यों पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ, आप एक शॉप पर गए हैं जो है फ्रूट्स की, लेकिन आपको, अगर मैं उस फ्रूट की शॉप में 1 डज़न या 1 kg का आपको रेट बता दूं, तो आप पूरी शॉप का रेट आराम से निकाल सकते हैं कि उसमें आपको कितने डज़न मिलेंगे, कितने केजीस फ्रूट मिल सकता है। ऐसे ही अगर मैं इस पूरे सॉलिड की बजाय या उस पार्टिकल की बजाय यूनिट सेल के बारे में स्टडी कर लूँ, तो मैं उस पार्टिकल के बारे में भी बता सकता हूँ, उस पूरे सॉलिड के बारे में भी बता सकता हूँ। अगर मेरा यूनिट सेल स्क्वायर यानी कि क्यूब की फॉर्म में है, तो सॉलिड भी क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। अगर ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो सॉलिड भी क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। क्या मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि अगर यूनिट सेल की शेप कोई डेफिनेट है, कोई भी 3D शेप वो दी हुई है, तो पूरा सॉलिड भी उसी शेप का होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट सेल के पैरामीटर्स के बारे में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पैरामीटर्स यूनिट सेल के, मतलब यूनिट सेल जिन पे डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ पर एक 3D यूनिट सेल की फिगर बनाई है। अगर मैं इस फिगर में लेंथ को A मान रहा हूँ और ब्रेथ को B मान लूँ, और C क्या होगी, इसकी हाइट, क्योंकि हमने ज़रूरी नहीं है वो क्यूब की शेप में होगा, तो उसकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ चेंज भी हो सकती है। तो अब मैंने यहाँ पर 3 साइड्स ले ली हैं। अब क्या हुआ, मैं इनके बीच के एंगल की बात करूँगा। अगर मैं ए से बना रहा हूँ, तो मैं लेट कर रहा हूँ मैं अल्फ़ा एंगल, बी से बीटा और सी से गामा। पर हमें पता कैसे चले कि अगर यहाँ पे एक मैं फिगर और बना देता हूँ, या इसको इस तरह से बना देते हैं, इसमें हमारी लेंथ है A, ब्रेथ B और C हाइट है। अब मैंने कहा कि A और C के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, अल्फ़ा बनेगा, बीटा बनेगा या गामा बनेगा। तो इनमें से जो एंगल बनेगा हमें कैसे याद करना है। अगर हमारी दो साइड, जैसे कि यहाँ पे हमारी दो साइड कौन सी हैं, A और C, अगर दो साइड A हैं और C है, तो एंगल कौन सा बनेगा हमारा, बीटा वाला, मतलब बी वाला। तो ये एंगल क्या हुआ, बीटा। अगर मैं सिमिलरली ए और बी की बात करूं, अब साइड्स कौन सी हमारे पास, ए और बी। अगर ए और बी की बात करूं तो हमारा एंगल बनेगा सी वाला, मीन्स ये वाला एंगल होगा गामा। बहुत इजी है, जो आपका दो साइड्स हैं उनके अलावा वाली साइड का एंगल आपने लिखना है। जैसे कि यहाँ बी और सी साइड है, बी और सी में ए नहीं है, तो इसका एंगल अल्फा होएगा। बहुत इजी है। अब हमारी ये बात करूं कि अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं, तो लगभग हमारा सारे एंगल 90 के बराबर होंगे। कोई भी एंगल उठा ले 90 के बराबर है। पर ज़रूरी नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम में या हमारी स्टडी के अंदर क्यूब ही आए कि हमारे सारे एंगल 90 होंगे। तो अगर मैं इस लाइन के पॉइंट्स बनाना चाहूँ, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बनता है साइड लेंथ। साइड लेंथ हमारी कौन सी है, ए, बी एंड सी। और अगर मैं सेकंड पॉइंट बनाऊं, तो हमारे आएंगे साइड एंगल्स कि उनके बीच का एंगल कौन कौन सा बनता है, जैसे कि अल्फा, बीटा एंड गामा। ये बहुत इजी कंसेप्ट है। अब एक इम्पोर्टेंट हमारा जो कंसेप्चुअल आ सकता है, अब हम वो करते हैं। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहीं से फटाफट ले लीजिए। तो अब हम बहुत इम्पोर्टेंट लाइन करने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन पैरामीटर्स unit cell are of 7 types, also known as
क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल हैबिट्स and depending upon these crystal system there are 14 types of Bravais lattice। तो अब इस जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है इसका मतलब क्या है? अगर जो पैरामीटर्स पे यूनिट सेल डिपेंड हो रहा है तो उसके टोटल 7 टाइप्स हैं। 7 टाइप्स का मतलब उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं जिनको हम कंस्टिट्यूट करें तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल हैबिट्स और क्रिस्टल सिस्टम। और अगर हम इसी के ऊपर डिपेंड होकर यूनिट सेल्स के टाइप्स बताएं तो वो हैं 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपका एमसीक्यू एग्जाम आ सकता है तो इसमें टाइप्स पूछ सकते हैं कितने टाइप्स के हैं, लेकिन अगर कंसेप्चुअल्स भी आए तो भी आप इस स्टेटमेंट को याद करके अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अगर हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात करें तो हमारे मेनली 2 टाइप हैं। पहले तो है सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा टाइप है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं ये बता दूं कि नॉन प्रिमिटिव के अंदर 2 और टाइप्स हैं जिनको हम मेन के अंदर ही काउंट करते हैं, लेकिन वैसे ये रियल में नॉन प्रिमिटिव के ही टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप है एफसीसी और सेकंड है बीसीसी। इनकी फुल फॉर्म क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और बीसीसी की है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी डिटेल में हम करने वाले हैं। तो पहले हम मेनली पढ़ते हैं सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल को कि ये होती क्या है। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं। मान लीजिए मेरी एक यूनिट सेल है, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का सबसे मेन डिफरेंस है उनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। अगर मैं इस यूनिट सेल की बात कर रहा हूं तो इसमें पार्टिकल एक यहाँ पर है, दूसरा टोटल कितने कॉर्नर्स हैं क्यूब के? 4 आगे की तरफ है, 4 पीछे की तरफ है, टोटल 8 पार्टिकल्स। तो ये मैंने 8 पार्टिकल्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। पर अब हम डिफरेंस करते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के अंदर। अगर मेरा कोई भी यूनिट सेल है, मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है, इसका एक पार्टिकल एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 4 ऊपर 4 नीचे हैं। कैसे? देखिए ये यूनिट सेल है, एक पार्टिकल जो है वो यहाँ पर है। अब ये पार्टिकल ये दूसरे पार्टिकल को टच करेगा। इस फिगर में ऐसा नहीं दिखाया गया है क्योंकि अगर मैं इतना बड़ा बड़ा बनाऊं तो फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अगर मैं असली में इसको इजी करना चाहूं तो मैं एक ही एग्जांपल ले सकता हूं। मान लीजिए मेरे पास पार्टिकल्स हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टच हो रहे हैं। ऐसे ही सिमिलरली जो ये पूरे फेस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर 4 कॉर्नर्स हैं तो 4 पार्टिकल्स, तो ये जो आपस में है टच करेंगे। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं दूसरे फेस की बात करूं, दूसरे फेस में भी
जो 4 पार्टिकल्स होंगे वो आपस में टच करेंगे। पर यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स 2D की शेप में लिए हैं, पर ये असली में एक बॉल की तरह है। अगर मैं यहाँ पर 4 बॉल्स रख दूँ, सिमिलरली ये वाला जो हिस्सा होगा इन 2 फेसेस के साथ, ये वाला फेस हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 2 साइड्स के बीच का जो एरिया, इसको हमने यहाँ पर फेस बोला है। तो अगर मैं इस फेस की बात करूँ, अगर ये क्यूब है तो दोनों साइड सेम होगा, तो इसी में भी पार्टिकल्स ऐसे क्या होंगे, ज्वाइन। अब अच्छे से समझने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए मेरे हाथ एक बॉल की तरह हैं, तो ये 2 बॉल्स जो हैं वो 2 कॉर्नर्स पे लगी हुई हैं, और उसी तरह 2 बॉल्स नीचे वाले कॉर्नर पे लगी हुई हैं। तो ये क्या कर रही है, ये 2 बॉल्स, ये और 2 बॉल्स सारी आपस में कैसी हो रही हैं, टच हो रही हैं। अगर मैं एक बार यहाँ पर डायग्राम बनाऊं, तो मैंने यहाँ पर एक क्यूब बना दिया है। अब इसका एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा और ये चौथा। मीन्स टू से कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, 2, 3, 4 पार्टिकल्स तो हो गए इस फेस पे, और 4 इधर भी हैं। टोटल कितने कॉर्नर्स हैं क्यूब के, कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, और 8 के 8 पे अगर पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो वो कौन सा यूनिट सेल है, वो है सिंपल यूनिट सेल। दोबारा से रिपीट करेंगे कि कोई भी पार्टिकल अगर क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स कितने हैं क्यूब के, 8 कॉर्नर्स हैं, और 8 के 8 पे अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो पार्टिकल और या वो यूनिट सेल प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल कहलाएगी। अगर मैं यहां पर लिखूं प्रिमिटिव, एक और नाम सिंपल यूनिट सेल। Particles are present only at the corners. अब साफ साफ दिख रहा है कि पार्टिकल जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स के, किसके, क्यूबिक यूनिट सेल के। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मेन ये है जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ कोई और पोजीशन पे भी प्रेजेंट हो। तो हम मेन हेडिंग ही सीधा FCC से बनाएंगे, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका मतलब पहले हम पता कर लेते हैं कि ये जो फेस मैंने यहाँ पर लिखा है इसका मतलब क्या है। फेस सेंटर्ड मतलब फेस के सेंटर में, पर हम ध्यान रखना है कि फेस हमारे कितने हैं और कितने सेंटर्स बनेंगे। मान लीजिए एक ये क्यूब है हमारे पास, एक ये यूनिट सेल है। अगर मैं बात करूँ इसके फेसिस की, अगर ये क्यूब मैं यहाँ रखता हूँ तो हमें पहला फेस ये दिख रहा है, 1, 2, 3 एंड 4। मतलब अगर मैं बात करूं तो एक फेस ये ऊपर वाला है, एक ये साइड वाला है, एक ये वाला, और ये 4 तो ये फेसिस हो गए। अब 5th इसके ऊपर वाला और 6th इसके नीचे वाला, मतलब टोटल फेसिस 1 क्यूब के 6 होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर कॉर्नर्स तो हमारे 8 हैं, अगर पार्टिकल कॉर्नर्स के साथ साथ हमारे 8 के 8 कॉर्नर्स पे अगर पार्टिकल हैं और उसके साथ फेस सेंटर्ड है, मतलब फेस के हर फेस के 6 फेस हैं, उनके फेस में भी एक पार्टिकल है, तो वो यूनिट सेल हमारा होगा FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूँ तो हमारे पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे भी होंगे। और अगर मैं आपको क्लियर करने के लिए इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो डायग्राम कुछ इस प्रकार दिखेगा। मान लीजिए ये एक क्यूबिक यूनिट सेल का एक फेस मैंने आपको दिखाया है,
अगर मैं इसका एक पार्टिकुलर कॉर्नर पे रख रहा हूँ, दूसरा नीचे, तीसरा इसके साइड में और इससे एक ऊपर वाला, मैं आपको 4 पार्टिकुलर दिखा रहा हूँ और इसके पीछे भी हमारे 4 पार्टिकल्स हैं। तो अब मेन बात हमारी रह गई है फेस सेंटर की। एक फेस मैंने आपको दिखाया, तो इसका सेंटर कुछ इस प्रकार होगा, मतलब कि कॉर्नर्स के साथ साथ उनके फेसिस पर भी एक पार्टिकल का होना हमारा क्यूबिक यूनिट सेल होगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कितने फेस हैं, तो हमारे 6 फेसिस हैं और 8 कॉर्नर्स हैं। पर आगे हम बात करेंगे कि पार्टिकल इसमें कितने कितने इन्वॉल्व हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं BCC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो वो होगा हमारे पास कॉर्नर प्लस में बॉडी सेंटर। अब हम समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अगर मैं ये क्यूब मान रहा हूँ, एक ये यूनिट सेल मान रहा हूँ, तो इसका कॉर्नर्स तो हमें पता है कि वो पूरे 8 पार्टिकल प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर मैं इस बॉडी सेंटर की बात करूं, अगर मैं इस पूरे क्यूबिक यूनिट सेल को एक बॉडी मान लूं, तो इसका सेंटर जो होगा वो मे बी यहाँ पर लाई करेगा, जहाँ पे मेरी फिंगर है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच होगा वो सेंटर। अगर मैं कोई पार्टिकुलर ले लूँ, मान लीजिए मेरी मार्कर की कैप है, तो मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, तो ये मेनली क्या है, इस बॉडी का एक सेंटर है। मैं इसको 360 डिग्री रोटेट करके दिखा रहा हूँ, मतलब ये बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है। तो ये जो सेंटर है वो क्या है, बॉडी सेंटर। मतलब कोई भी यूनिट सेल जिसमें पार्टिकुलर्स पहले तो कॉर्नर्स पे भी हों और एक पार्टिकल बॉडी सेंटर पे हो, तो उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये थे हमारे मेन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब हम करने वाले हैं इनके कंट्रीब्यूशन नंबर। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड देयर कंट्रीब्यूशन नंबर। कंट्रीब्यूशन नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। ये होते क्या है, अगर मैं किसी एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, वो अपने यूनिट सेल में कितना हिस्सा रख रहा है। अगर मैं सिंपल की बात करूँ, फर्स्ट हमारा आता है सिंपल, सिंपल या प्रिमिटिव सेल। तो मैं इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करके दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं ये एक क्यूब ले लूँ, एक यूनिट सेल ले लूँ, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं फर्स्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिंपल के ओनली कॉर्नर्स पे। अब यहाँ पर ओनली कॉर्नर्स आ गया है, तो अगर मैं इस क्यूब को यहाँ रखूँ, तो ज़रूरी नहीं है एक सॉलिड में जो यूनिट सेल है वो एक ही हो, तो बहुत सारी हो सकती है। मैं यहाँ पर और भी रख के आपको इजीली समझाने के लिए यहाँ पर और रख रहा हूँ। तो मान लीजिए एक क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है, यहाँ सिर्फ इधर 4 ही हैं, इसके ऊपर भी हैं, इसके नीचे भी हैं, इसके राइट में, इसके लेफ्ट में, हर जगह क्यूबिक यूनिट सेल भरी हुई हैं। हम सिर्फ इतने की बात करेंगे ताकि हम इजीली समझ सकें। तो अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जो पार्टिकल है, अगर हम सिंगल की बात करें तो हमने पार्टिकल एक यहाँ पर रखा था, पर हमें इतना पता होना चाहिए जो पार्टिकल है वो 3D है, एक स्फेयर है, एक बॉल है, तो मैं वो पार्टिकल यहाँ पर रख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ दूसरा पार्टिकुलर लाता हूँ तो वो भी दूसरे कॉर्नर पे है। अब मैं रेड वाले की बात करूं तो इसके कॉर्नर पे भी पार्टिकल प्रेजेंट है। मैं ब्लू वाले की बात करूं, इसके कॉर्नर पे भी है। ऑरेंज की बात करूं, इसके कॉर्नर पे भी है। तो मतलब क्या हुआ, जो एक पार्टिकल है वो 4, अगर मैं सिर्फ इस पार्टिकल की बात करूं तो ये कितने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मान लीजिए कि बॉल है, ये बॉल की फॉर्म में है। बॉल की फॉर्म का मतलब अगर मैं इस स्फेयर को यहाँ बनाता हूँ, मान लीजिए 3D फिगर है, ये एक स्फेयर है, इसको मैं हाफ कट कर दूँ तो लगभग ये वाला पार्ट, बॉल का जो नीचे वाला हिस्सा है, हाफ पार्ट जो ये कट हुआ है, ये हाफ कट हुआ है। जो ये कट पार्ट है ये हमारे 4 यूनिट सेल के अंदर आ गया है। अब मैं
ये जो साइड वाला फेस है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो ये पार्टिकल है, जो हमारा ये पार्टिकल है वो हाफ अंदर जा चुका है, और अगर मैं इसके ऊपर 4 यूनिट सेल्स और रखूं तो उसके ऊपर ये कंप्लीट स्फेयर बनेगा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं 4 यूनिट सेल्स बनाऊं, 2D है यहाँ पर हमें असली में क्या पता है ये 3D है। अगर मैं इसको और इजी करने के लिए 3D बनाने की कोशिश करता हूँ, जो रेड मार्कर से बन रहा है ये हमारे इसका बैक साइड का, मतलब ये एक पीछे की तरफ है, कुछ इस तरह से। इसमें क्या दिख रहा है हमें कि अभी हमने एक एक यूनिट सेल्स करी हैं, तो अगर मैं 4 यूनिट सेल्स की बात करूं, तो ये क्या है, 4 यूनिट सेल्स आ गए हैं, 4 इसके पीछे हैं, तो एक जो बॉल का पार्टिकुलर है वो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो इनके बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो एक पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है, जो कॉर्नर पे पार्टिकल लगा हुआ है, जो ये यूनिट सेल्स हैं, ये मैं यहाँ पर 4 हैं, इसका जो ये पार्टिकल है ये 8 से जुड़ा हुआ है, ये जो एक कॉर्नर पार्टिकल है ये 8 से जुड़ा हुआ है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, एक यूनिट सेल में कितना आ रहा है। अगर मैं इस पीस को हाफ मान लूँ, एक बॉल का हाफ पीस मान लूँ, वो इसमें पूरा मर्ज्ड है, तो मैं उसका कितना पार्ट कहूँगा। अगर ये बॉल हाफ मानी है तो ये 4 में और डिवाइड है, 4 यूनिट सेल्स में डिवाइड है, तो 4 इंटू 1/2, क्या मतलब इसका 1/4 पार्ट, इसका 1/4 पार्ट एक यूनिट सेल में आ रहा है। अब क्लियर हो जाएगा। टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पार्टिकल कॉर्नर्स हैं 8, 8 कॉर्नर्स पे हमारा आ रहा है एक पार्टिकल। देखो, अगर मैं एक यूनिट सेल ले रहा हूँ, इसका एक कॉर्नर ये है, दूसरा इसके साथ वाले का, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, 4 पीस मैं अगर इसके ले रहा हूँ, 4 में तो 4 कॉर्नर्स टच हो रहे हैं। अब इसके ऊपर वाले यूनिट सेल, इसके ऊपर वाले यूनिट सेल का भी तो एक कॉर्नर टच होएगा, तो 4 ऊपर वाले के टोटल कितने, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स पे हमारी एक बॉल लगी हुई है। तो क्या मतलब हुआ, 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल, तो एक कॉर्नर पे कितना होगा, 1/8 पार्टिकल। तो अब सिंपल में कहां पर होता है, कॉर्नर्स पे, तो 8 और कितना पार्टिकल, 1/8, 8 कॉर्नर्स और एक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये आ गया हमारा Z। तो सिंपल के लिए हमारा क्या होता है, Z इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं FCC की बात करूं, मतलब फेस सेंटर और प्लस में कॉर्नर, अगर मैं इसकी बात करूं, कॉर्नर्स पे हमारा अब आ गया है 1/8 पार्टिकल होता है हर कॉर्नर पे। कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। FCC में भी कॉर्नर्स पे भरा हुआ है। अब 8 कॉर्नर तो इसके भी फिल हैं, कितने से, 1/8 से, प्लस में फेस कितने हमने करे थे, 6 फेसिस। 6 फेसिस अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं 2 यूनिट सेल को अगर ज्वाइन कर रहा हूं, जो हमारे ये फेसिस हैं, ये फेस मान लीजिए मेरी जो थंब है, ये मेरे इस यूनिट सेल के फेसिस हैं। अगर मैं इन फेसिस को ज्वाइन कर रहा हूँ तो इनके बीच में एक पार्टिकल आएगा। मान लीजिए जो ये है, ये पार्टिकल है, ये क्या है, एक पार्टिकल 2 फेसिस के बीच में आ रहा है। अगर मैं सिर्फ एक यूनिट सेल की बात करूं तो ये जो हाफ पार्टिकल है ये इसके अंदर है और हाफ वाला इसके अंदर है। तो कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में इस पार्टिकल का कितना हुआ, हाफ हुआ। तो अब हर फेसिस पे हाफ हाफ लगा हुआ है, हर फेसिस पे कितने पार्टिकल हैं, हाफ हाफ पार्टिकल। टोटल कितने हैं, 6 फेसिस, तो 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, ये है 3 और 1 4। और अगर मैं BCC की बात करूं,
तो क्या होगा, इसके भी कॉर्नर्स पे तो फिल लिए 8 कॉर्नर्स और 1/8 पार्टिकल, प्लस में अब एक यूनिट सेल का एक ही सेंटर है, ये बात पहले भी हो गई है, एक यूनिट सेल का एक सेंटर है तो 1 इंटू में 1 इज इक्वल टू 2। एक पार्टिकल एक ही सेंटर पे है, 1 इसका 2। अब ये जो हमारे वैल्यूज आई हैं ये है हमारी कंट्रीब्यूशन नंबर कि एक पार्टिकल यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ, बहुत इजी हैं, 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, एक पहले सिंपल करेंगे फिर उससे थोड़ा लेंथी करेंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल एम प्रेजेंट एट ऑन कॉर्नर्स। अब लिखने का हम साथ साथ लिखना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन जो है हमारा, अब जो हम पहले लिखेंगे कि m कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ऑल कॉर्नर्स, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऑल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। वेयर एज पार्टिकल n इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर्स। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। अब क्वेश्चन एक हम जरूर करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखिए m अगर ऑल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, अगर हम हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ क्यूबिक यूनिट है, तो क्यूबिक में जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो हैं 8, और ये पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/8, तो आंसर है 1। और n कितने, फेस सेंटर कितने हमारे 6, और कितना कंट्रीब्यूशन है एक पार्टिकल का 1/2, तो n कितने हुए 3। मतलब ऑल कॉर्नर्स को कवर करने के लिए m पार्टिकल एक ही है, और फेस सेंटर्स को कवर करने के लिए n पार्टिकल 3 है। तो फॉर्मूला क्या बना, m1 n3, ये हमारा है फॉर्मूला। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे एक्सेप्ट वाला। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे लगभग क्वेश्चंस को कवर कर लेगा। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, पार्टिकल ए प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। जो ए पार्टिकल है वो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, ये हमने इतना लिख लिया है। वेयर एज पार्टिकल बी प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एक्सेप्ट वन। अब हमें निकालना है फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। अगर मैं बॉडी सेंटर की बात करूं तो हमारा बॉडी सेंटर तो एक ही होता है, और यहाँ पर एक ही पार्टिकल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आंसर है 1। और अगर कॉर्नर्स हैं, ऑल कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स होते हैं, अब 8 कॉर्नर में से एक्सेप्ट 1 एक घटा दें, उस मतलब कि आठों पे तो प्रेजेंट है, बस एक को छोड़ के, मतलब सब पे प्रेजेंट है बस एक को छोड़ के। 8 टोटल है, उनमें से एक छोड़ दिया 7। अब 7 पार्ट जगह खाली पड़ी हैं, उनमें कितने पार्टिकल आएंगे, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो आ गया 7/8। बहुत इजी था। पर अब मेन ये आता है, इसमें चेंज क्या है कि हम इस फॉर्मूले को लिखे कैसे। कई लोग यहाँ पर लिखाएंगे A1 B 7/8, जो बिल्कुल गलत है। और इसका सही आंसर क्या है, अगर आपको 8 ख़त्म करना है तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करें, ए वाले को भी मल्टीप्लाई कर दें और बी वाले को भी उसी से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप ए वाले को मल्टीप्लाई करें 8 से तो 8 आएगा और बी 7 आएगा, तो इससे हमारा फॉर्मूला जो है वो सही रेशियो में आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, आपको उसी टाइम मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि आपको मैं 1 आवर के अंदर आपको वो सॉल्यूशन आपके पास पहुँचा दूँ। तो आज हमारा यही टॉपिक ख़त्म हो रहा है, यूनिट सेल और उनके कंट्रीब्यूशन नंबर के बारे में। बस एक चीज़ मैं आपको और कराना चाहूँगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 पार्टिकल की, अगर हम क्वेश्चन में 3 पार्टिकल आ जाएं तो हम क्या चेंजेस आएंगे, फॉर्मूला क्या होगा। अब जैसे हमें ए और बी में लिखा है तो वहाँ एक चीज़ और मान लीजिए सी आ गया है,
और अगर मैं कोई भी लेट कर लूँ, एक का 1 आए, एक का 7/8 आया और तीसरे का 5/8 आया, तो हम क्या करें? तो भी सेम मेथड होगा। अगर हमें 8 को घटाना है तो सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर कुछ और घटाना है तो सबको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए मेरे पास एक में आ रहा है 3/4 और दूसरे पार्टिकल का आ रहा है 2 और तीसरे का आ रहा है 9/4, तो इसमें भी सिमिलर होगा। 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 8 और इसका आ जाएगा 9। तो फॉर्मूले में जैसे A3, B8 और C9, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत इजी है, ध्यान से करेंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है उसमें जगह जो है हमें यूज़ नहीं करनी। अब कोई भी आ सकता है, जैसे कि ऑल फेस सेंटर एक्सेप्ट 2, मतलब फेस सेंटर है हमारे 6 फेस सेंटर में से 2 हमें नहीं लेने, तो क्या बनेगा? 6 इंटू 1/2 होता है, लेकिन 6 में से हमें 2 नहीं लेने। 6 - 2 4, आंसर क्या आएगा? 2। मतलब जितने आपको एक्सेप्ट दे रखे हैं वो हमें जगह अपनी सॉल्यूशन में नहीं गिननी, पर हमें इतना पता होना चाहिए कि उस पोजीशन पे जो हमारा एक पार्टिकल है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कॉर्नर्स पे 1/8, सेंटर पे 1 और फेस सेंटर पे 1/2। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करें, समझ आया तो भी रिप्लाई करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकूँ।